हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता क्लासेस में। आज हम सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें हम मैथ्स की पैडागोजी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। कक्षा थर्ड में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? ए, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। बी, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। सी, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है, एक थ्योरी होती है ELPS, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारी एक थ्योरी होती थी ELPS, ई से आप हमारा होता था एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। तो इस ऑर्डर में हम बच्चों को ये सिखाते हैं। तो श्यामपट्ट को प्रतीक पर लिखना, तो ये हमारा सिंबल हो गया। ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, तो ये ठोस पदार्थ वहाँ पे बच्चों को लाइव दिखाई जाएंगे, कंक्रीट हो जाएंगे, तो ये बच्चे का वहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया। चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, तो ये हमारे हो गए पिक्चर। लैंग्वेज का इन्होंने यूज नहीं दिया है इसमें, तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा? ELPS के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में हमारा बन जाएगा बी, ई। फिर लैंग्वेज इन्होंने नहीं दिया है तो नहीं आएगा। फिर पी, पिक्चर। फिर पिक्चर कौन से पे है? सी पर है, तो ये आ गया सी। फिर सिंबल, सिंबल कौन से पर है? ए पर, तो ये आ गया BCA। तो BCA कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। तो ये सिखाने का होता है। ये एक थ्योरी होती है ELPS थ्योरी, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुना 25 का गुणन इस प्रकार किया। उसने 16 गुना 25 को 16 को 8 गुना 2 लिख दिया, 25 को 5 गुना 5 लिख दिया। फिर उसने क्या किया है? 8 और 5 इकट्ठे कर लिए हैं, 2 और 5, 8 पंजे 40, 2 पंजे 10। अब 40 और 10 की गुना करके कितना कर दिया? 400 कर दिया है। तो उसने इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया? वितरण सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत, पुनरावृत्ति योग या प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। अब अगर हम देखें यहाँ पे उसने 8 और 5 को एक साथ किया है, 2 और 5 को एक साथ किया है, 8 पंजे 40, 2 पंजे 10 किया है। तो उसने क्या किया है? ना तो उसने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, वितरण किया है, ना ही उसने ये रिपीट एडिशन किया है, और ना ही उसने ये इनवर्स मल्टीप्लिकेशन किया है। उसने क्या किया है? एसोसिएट किया है। 8 और 5 को इकट्ठा करके इनको एसोसिएट किया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साहचर्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरेंगे? कैसा विद्यालय है हमारा? समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा क्लास, कोई भी स्पेशल एक्टिविटी, स्कूल, स्पेशल क्लासरूम, ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है? जो दृष्टिबाधित बालक है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो अगर हम पैडागोजी कर रहे हैं, पैडागोजी करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि क्वेश्चन एलिमिनेट करके करें। ऑप्शन 4, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे। ये वाली बात नहीं है कि बच्चों को आप अतिरिक्त समय दें। विशेष शिक्षक के पास भेजकर, विशेष शिक्षक के पास भी इनको नहीं भेजना है। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठाकर या शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। अगर हम देखें तो यूज अल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्स। उन बच्चों के लिए हमें क्या करना होगा? वैकल्पिक प्रणाली, अल्टरनेटिव टीचिंग मेथड्स का हमें यूज करना होगा। ये फर्स्ट पॉइंट भी हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? अगर इसको देखें, मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। पक्षांतरण, मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना। अब हम कभी भी बच्चों को कंठस्थ मेमोराइजेशन नहीं कराते हैं। बाकी अगर हम देखें, ट्रांसपोजिशन मैथ का पार्ट है,
विजुअलाइजेशन भी मैथ का पार्ट है, एस्टिमेशन भी मैथ का ही पार्ट है, लेकिन मेमोराइजेशन मैथ का पार्ट नहीं है। तो कंठस्थीकरण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? क्या अर्ली नंबर कंसेप्ट से क्या संबंधित नहीं है? तो अगर हम देखें वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन किससे रिलेटेड? प्रारंभिक संख्या संकल्पना थे। तो संख्याओं में बच्चा वर्गीकरण भी करेगा, उनका वर्ग समावेश भी करेगा, संरक्षण भी करेगा। जीन पियाजे ने संरक्षण के बारे में बता भी रखा है, लेकिन संख्याओं से मापन का कोई संबंध नहीं है। मेजरमेंट संख्याओं से रिलेटेड नहीं है, और वो भी किससे? अर्ली नंबर कंसेप्ट थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, संख्यांक और संख्या के विषय में कौन सा कथन सही है? संख्यांक हो गई आपका न्यूमरल और संख्या हो गई आपकी नंबर। तो ए क्या कहता है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बी क्या कहता है? एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर हम देखें, जैसे अगर हम संख्या एक हमारा आइडिया है, जब तक जो हमारे माइंड में है। अगर ये 45, तो 45 जब तक अगर मैं इसको नोट डाउन ना कर दूं, तब तक ये क्या है? नंबर है, संख्या है। अगर मैंने इसको लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? संख्यांक हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ बच्चों को कि 10 लिखो, तो कुछ बच्चे 10 को रोमन नंबर में लिखेंगे, कुछ बच्चे 10 को ऐसे लिख देंगे, और कुछ बच्चे 10 को ऐसे लिख देंगे। तो जब तक ये मैंने बोला था 10, तब तक ये थी नंबर, लेकिन जब बच्चे ने इसको लिख दिया रोमन नंबर में, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में, या इसको अल्फ़ाबेटिकली, तो तब ये क्या हो जाएगा? संख्यांक हो जाएगा, न्यूमरल हो जाएगा। तो संख्या क्या है? एक थॉट है, और संख्या क्या है? एक सिंबल है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बी पॉइंट, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर हम देखें, ये 10 को ही हमने 3 टाइप से लिख दिया है, इसके और भी मेथड हो जाएंगे चाइनीज जापानीज लैंग्वेज में अलग। तो बी पॉइंट भी सही है। तो क्या ए और बी दोनों सही हैं? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, योग पर आधारित शाब्दिक समस्या को पढ़िए। ए, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कुल कितने संतरे हैं? ठीक है। बी क्या कहता है? एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या है? तो ये क्या कह रहा है? ये देखिए, अगर इसके ऑप्शन ए, योग की संवर्धन और समुच्चयन के बारे में इसने कहा है। तो अगर हम देखें संवर्धन और समुच्चयन क्या होता है, तो हमारा संवर्धन क्या होता है? संवर्धन में कोई भी वस्तु वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है। जैसे किसी का ये वेट है, कोई 45 केजी का था और वो लॉकडाउन में 50 केजी का हो गया, तो वेट उसका अपने आप बढ़ गया। जो भी वृद्धि अपने आप होगी वो क्या हो जाएगा? संवर्धन। ठीक है। संवर्धन को ही हम विस्तारण भी कहते हैं। ठीक है। अब एक ये है हमारा समुच्चयन। समुच्चयन को संयुक्तीकरण भी कहा जाता है। जब कोई दो चीज़ों को आप मिला दोगे, संयुक्त कर दोगे, समुच्चयन बना दोगे, उनको समुच्चित कर दोगे, दो चीज़ें, एक चीज़ पहले से थी उसमें दूसरी चीज़ कोई बाहर से मिला दी, तब ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा समुच्चयन। तो अगर हम देखें, ए टोकरी में 15 है, दूसरी से मिलाए 17, तो इसमें बाहर से मिलाया गया है, तो ए क्या हो जाएगा हमारा? बाहर से मिलाया है, तो ए हो जाएगा हमारा समुच्चयन वाला। ठीक है। बी, इसमें देखिए 375 की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि अपने आप हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा संवर्धन वाला। तो अगर देखें, ए समुच्चयन है,
और बी संवर्धन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि समुच्चयन में दो चीज़ों को मिलाया जाता है, जबकि संवर्धन में एक ही चीज़ अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो इसका हो जाएगा कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ए योग की समुच्चयन संरचना और बी संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, रिपीट होता रहता है हर बार। इसको अगर हम देखेंगे, एक अध्यापक कक्षा 4th के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करें। 25 टाइल्स दी गई हैं और उनको आयताकार व्यू अरेंज करना है, ठीक है। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। तो जो टाइल है, टाइल इस शेप की होगी हमारी, ठीक है। तो टाइल से क्या क्या बच्चा सीख सकता है। अगर हम देखें, टाइल हमारी जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, आयत में शेप में है। आयत का हमारा परिमाप निकल जाएगा, आयत का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे देखें अगर हम, आयतन, क्या टाइल का वॉल्यूम होगा? आयत का कभी आयतन नहीं होता है, क्षेत्रफल होता है। तो अगर हम जिस भी ऑप्शन में आयतन है उसको कट करते चलें, आयतन नहीं होगा, आयतन नहीं होगा, आयतन नहीं होगा। तो क्या बचा? केवल ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप। साथ में यहाँ पे लंबाई भी आ जाएगी, चौड़ाई भी आ जाएगी। अब आयत का क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है, गुणनखंड कैसे आ जाएगा? क्योंकि अगर हम कहें कि कमरा हमारा ये कि भाई 10 बाई 12 का हमारा रूम था, 10 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा, तो तुम इसकी टाइल्स लगाओ, तो कोई बच्चा कह देगा जी 2 बाई 6 की ले लो, 3 बाई 4 की ले लो। तो इससे जो है गुणनखंड की अवधारणा भी बच्चों में विकसित होगी। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि टाइल्स में कभी भी आयतन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। जीन पियाजे ने संरक्षण, तो ये अगर हम देखें जीन पियाजे का संरक्षण, कंजर्वेशन एक इन्होंने प्रॉपर्टी बताई थी अपनी, जो कौन सी स्टेज में होती है? 3rd स्टेज में होती है संज्ञानात्मक विकास के, ठीक है। अब अगर देखें तो ये क्या कहता है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले होती है, यानी कि बच्चा भार का संरक्षण पहले समझता है, आयतन का बाद में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, यानी कि यहाँ पे बच्चा आयतन पहले समझ रहा है और द्रव्यमान बाद में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, भार के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है, यानी कि यहाँ पे बच्चा भार पहले समझ रहा है और संख्या बाद में। चौथा पॉइंट क्या कहता है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है। अगर हम इसको देखेंगे, हम इसमें हो गए हैं कंफ्यूज कि क्या है ये, किसकी संरक्षण पहले आएगा, किसका संरक्षण पहले नहीं आएगा। तो ये जीन पियाजे ने संरक्षण जो बताया था, जो बच्चों में सबसे पहले संरक्षण होता है वो संरक्षण होता है सबसे पहले नंबर्स का, संख्याओं का, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो बच्चा संरक्षण सीखेगा वो सीखेगा संख्याओं का, फिर उसके बाद उसमें समझ आती है संरक्षण की लंबाई की, लेंथ की। फिर उसके बाद बच्चा जो संरक्षण सीखता है वो सीखता है वेट, भार। फिर उसके बाद जो बच्चा संरक्षण सीखता है सबसे लास्ट में जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो हो जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सबसे बाद में सीखता है। अगर हम करके देखें तो भार, ऑप्शन 1, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, वेट वॉल्यूम से पहले आया है, यानी कि ये वाली बात सही है। अगला देखें, अगर आयत के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, आयतन बाद में आता है, लेकिन ये नहीं, ठीक है, गलत हो गया, आयतन सबसे बाद में होता है। भार के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है, ये वाली बात गलत है, क्योंकि सबसे पहले नंबर ही सीखता है, नंबर का ही संरक्षण सीखता है।
लंबाई के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है? नहीं, नंबर की पहले आती है, लेंथ की बाद में, यानी कि संख्या की पहले आती है और लंबाई की बाद में। हमें ये याद रखना होगा, नंबर, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, ठीक है, संख्या, लंबाई, भार, आयतन, ये ऑर्डर है। सबसे पहले संख्या, फिर लंबाई, फिर भार, फिर आयतन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। तो वैन हिले ने क्या थ्योरी दी थी? संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन या भिन्न। अगर हम देखेंगे तो हमने यही थ्योरी पढ़ाई थी, वैन हिले का ज्यामितीय विचार। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है कि वैन हिले ने क्या पढ़ाया है। वैन हिले ने ज्यामितीय चिंतन बताया है। इन्होंने इसके 5 स्टेज दिए थे, लेवल 4 दिए थे, विजुअलाइजेशन, एनालाइज, इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर था तुम्हारा डिडक्शन और बाद में रिगर। ये 5 इन्होंने दिए थे, ठीक है। ये देखेंगे, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्यामितीय चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो स्किल, स्ट्रेटेजी मैथ में क्वेश्चन सोल्व करने की कौन सी है? प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। हम मैथ में कभी भी कंठस्थ नहीं करते। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना भी नहीं करते। फोर्थ ऑप्शन, कंठस्थ करना भी नहीं करते। हम 3 ऑप्शन कट कर दिए तो केवल एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 3। इसको अगर हम देखें, विवेचन करना, रीजनिंग, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, पैटर्न को देखना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंठस्थकरण हम कभी भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिगम साधन उचित है? हमें क्या सिखाना है बच्चों को? पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ पे डाइस ब्लॉक हमारे इस सेट के छोटे छोटे होते हैं, इन जैसे छोटे छोटे बहुत सारे डाइस हो जाते हैं, तो ये हमारे होते हैं। तो इनके थ्रू भी हम बच्चों को पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकते, अबकस गिनतारा से भी नहीं सिखा सकते, और संख्या चार्ट हमारा इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसका सीधा आंसर हमने नोट भी कराया है, अपनी बताया भी है। तो इसका सीधा आंसर होता है ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ पेपर में अगर हम देखें 0.3 और 0.2 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इनका पॉइंट का एडिशन बड़े ईजिली से हम सिखा सकते हैं। मैथमेटिकल TLM हमने बताए हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ग्राफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम, जो प्राइमरी लेवल है, उस पर गणित का पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देना होने वाला चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो NCF क्या कहता है, जो बच्चों का प्राइमरी लेवल का जो मैथ का होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए डेली लाइफ बेस वाला, प्रतिदिन के अनुभव। जो बच्चे डेली लाइफ में अपना अनुभव करते हैं, उससे अतिरिक्त, उससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। गणितीय अध्यापन की प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? मैथ को हमें क्या करना है? प्रभावी बनाना है, और ये देखना है कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, हमें ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि है या नहीं है। अगर हम देखें, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, ये भी
हो जाएगा, क्योंकि आप एक कंसेप्ट को जो है अलग अलग टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी के साथ बच्चों को करा रहे हैं। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता में पालन करना। अब आप एक कंसेप्ट दे रहे हैं और वहाँ जो टाइम है उसको जो है कठोरता से पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरोपण पर केंद्रित होना। जो बच्चों के एरर है, जो त्रुटि है, उसके पैटर्न पर केंद्रित होना। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बच्चा जो त्रुटियां कर रहा है उसका क्या पैटर्न है उसको हम ध्यान में रखेंगे, उस पर केंद्रित रखेंगे। प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना, बिल्कुल ये भी करेंगे। लेकिन हम ये वाली टॉपिक कि कोई भी एक आप कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसके साथ समय के नियम का कठोरता से पालन, क्योंकि हमारा मतलब ये है मेरे अकॉर्डिंग कि टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपका कोई ये नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट रहोगे, ठीक है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। क्या है? बच्चों का जो गणित अधिगम है, जो लर्निंग है मैथमेटिकल, उसका मूल्यांकन का, ठीक है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। अब हमने बता रखा है कि बच्चों को रटवाना नहीं है, तो यहाँ पे रटना देख के काट मत देना, क्योंकि यहाँ पे रटने और संकल्पना समझने, इनमें अंतर किया जा सके, ठीक है। तो ये हमें करना है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, बिल्कुल ये भी हमें करना है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए, अभिकल्पना मतलब डिजाइनिंग, ऐसा फॉर्मेट रेडी किया जाए कि जिनके एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्यतः समूह संचालित क्रियाओं का प्रयोग। अब जो आप क्या कर रहे हो, मेनली मुख्यतः समूह संचालित कि ग्रुप में करोगे, ग्रुप ये नहीं करते हैं। हर बार मूल्यांकन ग्रुप में नहीं होगा। यहाँ पे है गणित अधिगम का मूल्यांकन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग। मूल्यांकन में ये नहीं होगा। तो ये थे हमारे पैडागोजी के मैथ के 15 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आगे वीडियो से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।